कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरी लश्कर के मुताबिक मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और ये लाइनें जो हैं आज नेपाल के लिए एक और नई स्टोरी मैं लेकर आया हूं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के लिए, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, नेपाल की हम कह सकते हैं कि जेनजी के द्वारा चुनी गई पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। ये सारी लाइनें जो हमने बोली है उन्हीं के लिए हैं। और आज जो केंद्र बिंदु होगा इस कहानी का वो सुशीला कार्की होंगी ही, लेकिन उनके पति की हम बात करेंगे, जिनका नाम जो है दुर्गा प्रसाद सुवेदी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी, लेकिन हम बात दुर्गा प्रसाद सुवेदी की करेंगे तो यस, क्योंकि उनके बिना जो है ये कहानी अधूरी रह जाएगी। जब हम आपको सुशीला कार्की की कहानी सुनाएंगे इसी में, और जब दुर्गा प्रसाद सुवेदी की सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो इंटरेस्ट आएगा सुनने में, वो दुर्गा प्रसाद सुवेदी की कहानी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर हम सुशीला कार्की की बात करें तो जब ये चीफ जस्टिस थी तो इन्होंने कई नेताओं के अगेंस्ट में कई फैसले सुनाए, और जिसकी वजह से जो है इनकी नेताओं से दुश्मनी भी हो गई। और उसके बाद जो है संसद में इनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया और कई तरीके के जो है विरोध किया गया इनका। लेकिन इसके बाद भी एक हम कह सकते हैं कि बेदाग छवि, दामन पर कोई दाग नहीं, और कभी कोई इस बात का करप्शन को लेकर कोई दाग उनके चरित्र पर नहीं लगा। और यही वजह थी कि नेपाल की जेनजी ने जो है उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। तो ये तो ही एक उनका जो आज वो जिस ओहदे पर पहुंच चुकी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि नेपाल जब इतनी हम कह सकते कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस वक्त जो है एक प्रधानमंत्री का चुनना जेनजी के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, और उन जिम्मेदारियों को निभाना उनसे भी ज्यादा कठिन है। सुशीला कार्की की अगर बात करें तो ये बीएचयू की पढ़ी हुई हैं, और बीएचयू में ही जो है इनकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है, और ये स्टूडेंट होती हैं, वो प्रोफेसर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। सुशीला कार्की जो थी वो उस प्रोफेसर से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, और फिर दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है, प्यार शादी में बदल जाता है। और इस वक्त जो है काठमांडू में रह रही हैं, अपने पति के साथ एक बेटा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इधर नेपाल में जब आंदोलन हुआ उसके बाद जो है इनका नाम सामने आया, और आज जो है ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ओपिनियन पोल के तौर पर जो है इन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पढ़ाई की है। अब हम बात करेंगे वो प्रोफेसर जिससे इन्हें इश्क हो गया और बाद में इन्होंने शादी कर ली। लेकिन वो प्रोफेसर जो है किसी और वजह से फेमस थे। इनका नाम है दुर्गा प्रसाद सुवेदी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी से जो है इनकी मुलाकात बीएचयू में हुई थी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो थे ये प्रोफेसर थे, और जैसा कि हमने बताया सुशीला कार्की जो थी उनकी स्टूडेंट थी। बाद में दोनों दोस्ती होती है, प्रेम होता है, शादी हो जाती है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो थे ये नेपाली कांग्रेस के जो है कर्मठ नेता थे, और उस वक्त जो है नेपाल में राजशाही थी, तो राजशाही के खिलाफ जो है काफी आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि नेपाल में जो है लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और कई सारी पार्टियां जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उनमें से ही एक पार्टी थी नेपाल कांग्रेस पार्टी, और ये सबसे बड़ी पार्टी भी थी।
तो जब ये सारे आंदोलन हो रहे थे उस वक्त जो है कई क्रांतिकारियों को, कई आंदोलनकारियों को जो है जेल में गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जा रहा था। उसी वक्त जो है दुर्गा दत्त द्विवेदी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये जेल पहुंचते हैं तो वहीं इनकी मुलाकात जो है कोइराला से होती है। कोइराला भी जो है उस वक्त के बहुत ही फेमस क्रांतिकारियों में से एक थे। जब कोइराला से मुलाकात होती है, चर्चा होती है कि अब दोनों जेल में, काम कोई था नहीं, कब जब भी चल के बाहर आते थे तो मुलाकात होती, चर्चाएं होती थी कि और आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सो इसी चर्चा के बीच में जो है कोइराला कहते हैं कि पैसे की बहुत तंगी है, क्योंकि आंदोलन करने के लिए पेट भी पालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भूखे तो आप आंदोलन कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा हथियारों की जरूरत पड़ती है। जो हम कह सकते हैं वॉलंटियर्स होते हैं, उनको कहीं जाना, यात्रा करना, किसी को कोई संदेश देना, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं आंदोलन के समय जिनमें पैसा लगता है। तो जब इन दोनों लोगों के बीच में बात होती है तो वो कहते हैं पैसे की बहुत कमी है। जब ये बात हो रही थी तो उससे पहले ही, उससे एक दिन पहले जो दुर्गा दत्त द्विवेदी हैं, जब वो जेल में थे तो उनके पास कोई काम था नहीं, जब जो थोड़ा बहुत काम करते होंगे जेल में, इसके बाद किताबें ही पढ़ना था। तो उससे पहले उन्होंने जापान की एक किताब पढ़ी जिसमें जो है पैसों के लिए एक प्लेन को हाईजैक किया जाता। तो ये स्टोरी उसी पे बेस्ड थी। ये स्टोरी जब पढ़ते हैं उसके बाद जब ये सारी चीजें आती हैं तो ये जेल में ही जो है कोइराला साहब को एक आइडिया देते हैं कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। और वो आइडिया यही होता है कि वो उनसे कहते हैं कि नेपाल रॉयल बैंक जो है उसके उस बैंक से कुछ पैसे जो है एक खास प्लेन से जो है ले जाए जाते हैं। जब कोइराला साहब इस बात को सुनते तो उन्हें काफी आपत्ति होती है। वो कहते हैं कि लोगों को लोगों का पैसा लेकर जो है, जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जिनके लिए हम क्रांति कर रहे हैं, उन्हीं का पैसा लेके जो है हम ये सब करेंगे। तो वो समझाते हैं कि ये पैसा जो है ये राजशाही पैसा है और इसमें का बहुत कम पैसा जो है हो सकता है कि जनता के लिए खर्च हो, नहीं ही खर्च होता है। इसके बाद कहते हैं, ये बताते हैं कि हमें ये डिसाइड करना है कि वो प्लेन जो है कहाँ कब जाता है, किस प्लेन में ये पैसा जाता है, और वो दिन डिसाइड करना है कि जिस दिन जो है सबसे ज्यादा पैसा जाए। इसके बाद जो है कोइराला साहब कहते हैं कि मान लो आपने प्लेन हाईजैक कर लिया, उसके बाद जो है प्लेन क्रैश हो गया या किसी को चोट आ गई, तो वो इस बात से एग्री नहीं होते, कहते नहीं ये ठीक नहीं है। दुर्गा प्रसाद जो है ये इस बात को समझाते हैं उनको। वो कहते हैं कि हम पूरा ध्यान रखेंगे और इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब काफी इस बात पर डिटेल्ड वार्ता होती है तो उसके बाद जो है कोइराला साहब कन्विंस हो जाते हैं और उन्होंने कहते हैं ठीक है, अब बताइए करना क्या है। अब वो नेपाल के इतिहास में पहली बार था कि एक प्लेन जो है वो हाईजैक करना था और ये प्लेन नेपाल रॉयल एयरलाइंस का प्लेन था। अब कैसे इस प्लेन को जो है हाईजैक किया गया, आज से लगभग हम कह सकते हैं कि 1973 की ये बात है, तो 27 और 25 लगभग 52 साल पहले की बात है। ये 19 सीटर एक रॉयल नेपाल एयरलाइंस का छोटा प्लेन था DH6 और विराटनगर एयरपोर्ट से उड़कर जो है ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको पहुंचना था। 40 मिनट से ज्यादा इसमें वक्त नहीं लगना था। लेकिन एक पैसेंजर इसमें खास थी और वो थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस उस वक्त की, 1973 की, माला सिन्हा। कहते हैं सुपर डुपर हिट मूवीज दी थी और उस वक्त के जो जवान लोग रहे होंगे उनके दिलों की धड़कन। तो माला सिन्हा भी जो थी वो इसी प्लेन में थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्लेन में क्या हो रहा है या प्लेन में क्या होने वाला है। जब वो
सब कुछ हो जाता है। उस वक्त जो है प्लेन कहते हैं कि प्लेन वगैरह में ज्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं होती थी, नॉर्मल सारी चीजें होती थी। जब ये वहां सारे यात्री बैठ जाते हैं, उसके बाद जो है प्लेन टेक ऑफ करता है। और प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ समय बाद अलग अलग सीट से जो है 3 लोग उठते हैं। 3 में से जो 2 लोग होते हैं वो कॉकपिट में सीधा जाते हैं, और कॉकपिट में जाते ही जो है अपनी पिस्टल निकालते हैं और पायलट के सर पर लगा देते हैं दोनों। और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अपनी सीट से उठता है और प्लेन के बीच में आता है। छोटा सा प्लेन था, मतलब 19 सीटर का, इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन प्लेन के बीच में आता है। यात्रियों से कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने किसी चीज का विरोध किया तो उसके हाथ में एक हथगोला था। उन्होंने कहा कि मैं हथगोला फेंक दूंगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा और सबके सब मारे जाओगे। और दूसरी तरफ 2 लोगों ने जो है गन पॉइंट पर जो है पायलट को अपने कब्जे में ले रखा था। ये सब हो ही रहा था, किसी को कुछ समझ आता, कुछ करते, लेकिन उससे पहले सारे के सारे बिल्कुल शांत बैठे रहते, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया था कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने विरोध किया तो ये हथगोला इसी में अभी फोड़ दूंगा और सारे के सारे लोग जो है मारे जाओगे। इसके थोड़ी देर बाद जो 2 लोग कॉकपिट में होते हैं, उनमें से एक हाईजैकर जो है एक नक्शा निकालता है और कहता है कि इस रूट पर उड़ो। पायलट जब नक्शा देखता है तो वो कहता है कि ये तो इंडिया का नक्शा है, लेकिन ये तो हमारा रूट नहीं है, और खासकर ये बिहार की तरफ, क्योंकि वो जो नक्शा था उसमें जो रूट डिसाइड किया गया था वो बिहार की तरफ था। अब जब पायलट ये कहता है तो हाईजैकर कहता है कि जितना कहा जा रहा है उतना करो, वरना तुम्हें भी गोली मार देंगे, और जो उधर 19 लोग जो बैठे हैं प्लस क्रू मेंबर सबको शहीद कर देंगे यही। अब पायलट के सामने मजबूरी, और फिर हाईजैकर ने उनसे कहा कि जितना कहा जाए बस उतना करो, बाकी तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वरना जो है आपके लिए मुश्किल और हो जाएगी, प्लेन क्रैश कर देंगे और सारे मुसाफिर मारे जाएंगे। अब पायलट की मजबूरी हो गई थी कि वो उस नक्शे के हिसाब से उड़ान भरे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता। जब पायलट उस तरफ उड़ान भर रहा था और बिहार के बॉर्डर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो वहां पर एक जगह पड़ती है फारबसगंज, और फारबसगंज के करीब ये प्लेन जो है उड़ान भर रहा होता है। अब तभी जो है एक हाईजैकर कहता है कि नीचे देखो एक बड़ा सा घास का मैदान है और उस पर तुम्हें प्लेन जो है लैंड करना है। जब ये बात पायलट से कहता है तो पायलट साफ तौर पे कह देता है, कहता है कि मैं जो हूं एयरपोर्ट के अलावा कहीं भी लैंडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि एक घास का मैदान है, इसमें कहीं गड्ढे वड्ढे हुए और प्लेन जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो ये क्रैश कर जाएगा, सारे के सारे लोग मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। लेकिन फिर वही बात, हाईजैकर अपनी जिद पर अड़े हुए थे और हाईजैकर ने कहा कि इसी फारबसगंज में जो है तुम्हें प्लेन को लैंड कराना है, वरना प्लेन लैंडिंग के समय भले ना क्रैश हो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं अभी क्रैश करवा दूंगा। और मुसाफिरों को भी मार देंगे, मतलब सेम धमकी फिर से वो देते हैं। अब फिर से पायलट की मजबूरी क्या करे, पायलट कोशिश करता है, धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाता है। उधर मैदान के आसपास जो थी बस्तियां थी, लोग प्लेन को इतना नीचे देखते हैं तो काफी खुश होते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने प्लेन को नीचे देखा था। धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, मैदान
बाहर आ जाते हैं और मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जब तक प्लेन की लैंडिंग होती, मैदान के आसपास जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। अब जहां पर लैंडिंग होती है वहां पर पहले ही 3 जीप खड़ी हुई थी। अब जैसे ही प्लेन की लैंडिंग होती है, एक एक कर जो हाईजैकर होते हैं वो प्लेन के पीछे के हिस्से में जाते हैं और वहां पर 3 बक्से रखे होते हैं। वो तीनों बक्सों को उठाते हैं और एक एक करके जो है बाहर निकलने लगते हैं। बाहर आने के बाद जो है वो पायलट से कहते हैं कि अब तुम आजाद हो, जहां मर्जी है चले जाओ। अब इतना सब कुछ हो गया था, अब तक पायलट को और मुसाफिरों को कुछ भी पता नहीं था कि प्लेन में क्या हो रहा है, क्योंकि जब प्लेन हाईजैक किया गया तो हाईजैकिंग से लैंडिंग तक कोई फिरौती नहीं मांगी गई और जहां पे लैंडिंग कराई गई, यहां क्यों लैंडिंग कराई गई इसका भी कुछ पता नहीं था। एयरपोर्ट पर प्लेन को क्यों नहीं ले जाया गया इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। उनकी डिमांड क्या थी वो भी कुछ पता नहीं और उन्होंने डिमांड कोई क्यों रखी क्यों नहीं इसका भी कोई पता नहीं। उन्होंने सिर्फ 2 ही काम किए। पहले प्लेन को जो है जब हवा में था तो उठे और कॉकपिट में जाते हैं 2 लोग, एक बाहर होता है। कॉकपिट में पहुंचते हैं तो पायलट को एक नक्शा देते हैं, कहते हैं नक्शे के हिसाब से उड़ो। उसके बाद पारबतगंज में वो प्लेन की लैंडिंग कराते हैं। पीछे 3 बक्से रखे हुए थे उनको उठाकर बाहर चले जाते हैं। तो अब तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बाहर गाड़ी में कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे ही वो लोग देखते हैं वो भागते हुए जो है इनकी तरफ आते हैं और बक्सों को उठाने में मदद करते हैं। तीनों बक्सों को गाड़ी में रखा जाता है और एक एक कर गाड़ी जो है आंखों से ओझल हो जाती है। इसके बाद जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दी जाती है। पायलट कंप्लेन लिखवाता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आता है, जांच होती है। इसके बाद बात दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली वालों को भी अजीब लगा कि किसी ने एक प्लेन हाईजैक किया और भारत की सरजमी पर उसको उतारा और केवल 3 बक्सों को उठाया और चला गया। कोई डिमांड नहीं, कोई फिरौती नहीं, किसी को जो है कोई चोट नहीं पहुंचाई, सारे के सारे मुसाफिर ठीक ठाक। अब मतलब कुछ भी नहीं पता। फिर जांच शुरू होती है। काठमांडू की जांच एजेंसी भी जो है इसमें शामिल थी। पहली जांच में सामने आया कि 3 बक्सों में जो है 30 लाख रुपए रखे थे और उस वक्त के जो है 30 लाख रुपए बहुत होते थे, आज भी बहुत होते हैं। और 1973 के दौर में जो है ये भारतीय करेंसी थी। तब उनको समझ में आया कि ये सारा खेल जो था ये 30 लाख रुपए को चुराने के लिए रचा गया था। अब एक चीज और समझ आती है कि भारत से अररिया बिहार से जो है सड़क के रास्ते ये पैसा जो नेपाल विराटनगर पहुंचा था। मतलब ये पैसा भारत से विराटनगर भेजा गया था और विराटनगर से ही जो है ये पैसा कहीं और जाना था और कहीं और के विराटनगर से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। मतलब काठमांडू उस पैसे को जाना था। फिर जो है रॉयल एयरलाइंस के जरिए विराटनगर के काठमांडू ये ले जाया जा रहा था नेशनल, और वो वहां ले जा रहा था क्योंकि नेशनल बैंक में इस पैसे को जमा कराया जा सके और सरकार चलाने के खर्च में काम आ सके। कुछ हिंदुस्तान और इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी थी, उसी के बेस पे जो है ये सारी मदद जो है भारत नेपाल को करता था। अब पहली गिरफ्तारी जो है वो सारबतगंज से होती है, फिर दूसरी गिरफ्तारी होती है, फिर तीसरी गिरफ्तारी होती है और तब ये पता चलता है कि लोकतंत्र के लिए जो है बहुत सारी पार्टियां जो थी वो लड़ाई लड़ रही थी और राजशाही को लेकर लोगों का विरोध था, लोग भी परेशान थे। उस वक्त जो है नेपाल में पंचायत राज सिस्टम के थ्रू जो है एक निकम्मी सरकार चल रही थी और राजशाही का विरोध करने वाली पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो नेपाली कांग्रेस पार्टी। और पार्टी को चलाने के लिए जो है मैंने शुरू में ही बताया
पैसों की जरूरत थी, पहले लोगों से चंदा किया गया, लेकिन चंदा कब तक काम चलता। हथियार भी खरीदने थे, पेट भी पालने थे, कहीं कोई संदेश भेजना होता था उसके लिए भी पैसे चाहिए होते थे। तो इन्हीं में से एक नेता थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, और ये भी राजशाही के खिलाफ थे और ये भी जेल में थे। और इन्हीं की मुलाकात जो है वो दुर्गा प्रसाद सुवेदी से होती है, वो भी क्रांतिकारी थे। और आंदोलन में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ये दोनों लोग ले रहे थे, और इसी वजह से दोनों लोग जो है जेल में चले जाते हैं। और जब दुर्गा प्रसाद सुवेदी की मुलाकात जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला से होती, तो कोइराला उनको बताते हैं कि भाई पैसे की बहुत ज्यादा कमी है और आंदोलन जो है प्रॉपर वे में चल नहीं पा रहा है। जेल में कोई काम था नहीं दुर्गा प्रसाद सुवेदी के पास, तो केवल किताबें पढ़ना। और जिस वक्त ये बात हो रही थी उससे एक दिन पहले ही जो है उन्होंने एक बुक खत्म की थी। ये बुक थी जापान में एक हाईजैकिंग की स्टोरी। गिरिजा प्रसाद कोइराला को ये आइडिया दिया गया, लेकिन फिर वही बात आई कि गिरिजा प्रसाद कोइराला ने कहा कि हम लोकतंत्र के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का पैसा लूटे, ये ठीक नहीं। तब दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने उन्हें बताया कि राजशाही खजाना है, प्लेन से जो है काठमांडू ले जाया जाता है। हम ये पता करें कि किस प्लेन में जो है सबसे ज्यादा पैसा किस दिन जा रहा है, और उसी दिन जो है प्लेन को हाईजैक करें। तलाश शुरू हुई फिर एक तख्त की कि एक ऐसा तख्त मिल जाए जो नेपाल बैंक के बारे में अच्छे से जानता हो, और खासकर वो विराटनगर ब्रांच से हो। अब जब ये लोग तलाश कर ही रहे थे, तभी नेपाल राष्ट्रीय बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, और ये मेरे तरफ से ये मानना कि वो भी एक क्रांतिकारी था, तो मेरी तरफ से सहयोग यही होगा कि मैंने आपको सटीक जानकारी दी। तभी जो है उनको जानकारी मिलती है 9 जून को। 9 जून को ये जानकारी मिलती है कि 30 लाख रुपए जो है 3 बक्से में है, और ये सुबह 8 बजे जाने वाले हैं काठमांडू नेशनल बैंक से। फिर पूरी प्लानिंग की जाती है। 10 जून को जो है फ्लाइट में ये लोग जाते हैं। अब ये तय होता है कि हाईजैकर कौन बनेगा। तो इसमें एक थे बसंत भट्टाई, दूसरे वही दुर्गा प्रसाद सुवेदी जिन्होंने आइडिया दिया था, और तीसरे थे नागेंद्र प्रसाद धुंगेल। तो ये सभी लोग जो थे ये एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो ये 3 लोग जो हैं ये हाईजैकर बनते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो था वो भारतीय नागरिक था, और ये दार्जिलिंग में रहते थे, और ये जो हैं इन लोगों की मदद कर रहे थे इस आंदोलन में, हाईजैकिंग में नहीं लेकिन आंदोलन में। इनका नाम था नागेश शर्मा। तो पहले ये लोग जो है जब सब कुछ हो जाता है, सारा कुछ लूटपाट हो जाती, सॉरी हाईजैकिंग हो जाती, पैसे ले लेते हैं। पहले ये बनारस पहुंचते हैं, बनारस से ये मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई में जो है नहीं, पहले ये दार्जिलिंग पहुंचते हैं। दार्जिलिंग से सारे लोग बनारस जाते हैं, बनारस से ये लोग मुंबई पहुंचते हैं, और मुंबई से जो है 30 लाख रुपए वहां ठिकाने लगाने के बाद जो है सारे के सारे लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। फिर यहां पर जो है नेपाली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे बीपी कोइराला, डीपी कोइराला या बीपी कोइराला कुछ उनका नाम था। ये मनीषा कोइराला जो एक्ट्रेस है उनके दादाजी थे, और डीपी या सॉरी मुझे नाम क्लियर याद नहीं आ रहा है, तो डीपी कोइराला या बीपी कोइराला कुछ नाम था उनका, सॉरी फॉर दैट, नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो तो गूगल करके देख लेना आप। और इन्हीं के छोटे भाई थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये बड़े भाई थे, और उनसे छोटे थे मात्र प्रसाद कोइराला, ये छोटे भाई थे। 1959 से 1960 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे डीपी कोइराला, और इसके बाद जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे इनको 3 साल की सजा हो जाती है। फिर 75 में जब इमरजेंसी लगती है तो ये सबके सब लोग रिहा कर दिए जाते हैं। जब ये उसके बाद ये लोग नेपाल वापस भेजे जाते हैं। जब ये नेपाल वापस जाते हैं
तो नेपाल वापस पहुंचकर ये आंदोलन को और तेज कर देते हैं। जब आंदोलन और तेज होता है तो राजशाही की नींव जो होती है वो हिल जाती है और उनको झुकना पड़ता है कि ठीक है भाई। अब इसी बेस पे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो गिरिजा प्रसाद कोइराला बने। उसके बाद जो है मात्र प्रसाद कोइराला भी प्राइम मिनिस्टर बने। और अब जो है उन्हीं के परिवार से हैं, सॉरी उस समय जो है सुशील कोइराला एक थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कहते हैं उसके बाद ये प्लेन जो था ये एक मिसाल बन गया था आंदोलन की, कि इस प्लेन ने जो है हमारी बहुत मदद की। तो ये प्लेन जो है लगभग 40 से 41 साल तक जो है उड़ान भरता रहा और इसको एक प्रतीक के रूप में देखा गया कि जब भी लोग कहते थे कि वो हाईजैकिंग वाला प्लेन, मतलब एक अलग पहचान उसकी बन चुकी थी। फरवरी 2014 में जो है विराटनगर से काठमांडू ये प्लेन जा रहा था, तब ये क्रैश हो जाता है और इसमें 19 सीटर 18 सीटर प्लेन था, तो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। क्रैश के बाद जो है इसके सारे पुर्जों को इकट्ठा किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जो है इसको म्यूजियम में रखा जाता है। तो ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रोफेसर भी थे, जो क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया क्योंकि पैसे की कमी थी और देश में लोकतंत्र लाना था, लोगों को उनके अधिकार दिलाने थे। इसीलिए मैंने वो लाइनें कही थी कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है, तेरी लश्कर के मुताबिक मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो ये दोबारा से मैंने लाइन रिपीट कर दी कि ये लाइनें जो हैं ये दुर्गा प्रसाद सुवेदी के लिए हैं, कोइराला साहब के लिए हैं, जिन्होंने एक अजीब जिंदगी जी है।